नमस्कार बच्चों, जैसा कि कृतिका में हम 2 पाठों का अध्ययन कर चुके हैं, उसी श्रृंखला में आज हम तीसरे अध्याय का अध्ययन करेंगे, जिसका शीर्षक है रीढ़ की हड्डी यानी बैकबोन, जिसके लेखक हैं जगदीश चंद्र माथुर। तो पहले हम थोड़ा सा लेखक का परिचय जानते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। प्रसिद्ध नाटककार जगदीश चंद्र माथुर का जन्म 1917 में उत्तर प्रदेश के खुर्जा नामक स्थान पर हुआ था। उन्होंने उच्च शिक्षा इलाहाबाद विश्वविद्यालय से प्राप्त की। उनकी रुचि बचपन से ही नाटकों में अधिक थी। इसी कारण वे स्कूल कॉलेज के सांस्कृतिक उत्सवों में भाग लेने लगे। साथ ही साथ नाट्य लेखन, निर्देशन और अभिनय करते रहे। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं कोणार्क, दशरथ नंदन, शारदिया, पहला राजा जो कि एक नाटक है, भोर का तारा, ओ मेरे सपने जो कि एकांकी संग्रह है। माथुर जी के नाटकों में विविधता देखने को मिलती है। इन्होंने ऐतिहासिक नाटकों के साथ साथ सामाजिक समस्याओं से जुड़े एकांकी व नाटक भी लिखे हैं। इनकी व्यंग्य प्रधान एकांकी बहुत चर्चित रहे। सन 1978 में इनका देहावसान हो गया। तो ये तो अभी हमने जगदीश चंद्र माथुर के विषय में जाना। अब हम थोड़ा सा पाठ की रूपरेखा जान लेते हैं कि पाठ क्या है, फिर हम सार पे आएंगे। तो पाठ ही जो है रीढ़ की हड्डी, एक ये व्यंग है, सामाजिक व्यंग एकांकी यानी नाटक है। इस पाठ के माध्यम से लेखक सीधा उन लोगों पर प्रहार कर रहा है जो लड़के और लड़कियों में भेद करते हैं। रीढ़ की हड्डी में जगदीश चंद्र माथुर ने उस स्थिति को बताने की कोशिश की है जब लड़कियां पढ़ लिख कर सक्षम हो जाती हैं तथा उनमें आत्मविश्वास जाग उठता है, फिर भी समाज के कुछ दकियानूसी विचार वाले लोग लड़कियों की इस सफलता से दुखी ही रहते हैं। मतलब कि पूरे एकांकी में, पूरे नाटक में ये दर्शाया है लेखक ने कि लड़कियां चाहे कितना पढ़ लिख जाएं, चाहे कितनी आत्म स्वावलंबी हो जाएं, परंतु कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कि उनको ये चीज़ें नागवार गुजरती हैं। इसी पे पूरा ये एकांकी निर्धारित है। लास्ट में जो नायक होते हैं और जो नायिका होती है पूरी कहानी की, उसके द्वारा उसको सत्यता का बोध करा दिया जाता है। तो अब हम आते हैं पाठ के सार पे। पाठ में शुरुआत होती है कि एक राम स्वरूप जी होते हैं, उनकी बेटी होती है और बेटी के रिश्ते के लिए राम स्वरूप जी किसी को बुलाते हैं और वहीं से ये शुरुआत होती है। तो जो घर के मुखिया हैं राम स्वरूप अपने घर को बहुत अच्छे से सजाते संवारते हैं, क्योंकि आज उनकी बेटी उमा, मेन कैरेक्टर उमा का है। उमा जो उनकी बेटी है, उसको देखने के लिए गोपाल प्रसाद के बेटे शंकर और गोपाल प्रसाद जी आ रहे हैं। राम स्वरूप अपने नौकर के साथ तख्त पर बैठने के लिए बिछाई जाने वाली चादर ठीक करने के लिए कहते हैं या खुद भी करने लगते हैं। नौकर जब कुछ ऊंचा सुनता है तो धोबी को धोती सुन लेता है कभी, मतलब इस तरह की चीज़ें वहाँ पे दर्शित होती हैं, जिसके कारण घर में बहुत ही हंसी का माहौल हो जाता है। धोबी को धोती सुन लेना या उठ पटांग की हरकत जो नौकर द्वारा की जाती है, तो घर का माहौल थोड़ा मजाकिया किस्म का हो जाता है। अब राम स्वरूप और उनकी पत्नी का वार्तालाप स्टार्ट होता है। अभी मेहमान नहीं आए हैं। उमा की माँ जो होती है प्रेमा, वो बताती हैं कि उनकी बेटी नाराज़ यानी मुंह फुलाए हुए बैठी हुई है और वह इसका सारा दोष पढ़ाई लिखाई पर डाल देती हैं और कहती हैं इतना पढ़ा लिखा दिया है इसीलिए वो ऐसा कह रही है। इससे तो अच्छा हमारा ज़माना था जब लड़कियां कम पढ़ी लिखी थी और अपने
पिता की बातों को आसानी से मान लेती थी, कोई भी नानुकुर नहीं करती। ऐसी चीज़ें बातें वो करती हैं। प्रेमा बताती है कि उमा पाउडर तक नहीं लगाती। इस पर रामस्वरूप कहते हैं कि वह बिना पाउडर के भी बहुत अच्छी दिखती है। रामस्वरूप बताते हैं कि वैसे तो वे लोग बहुत पढ़े लिखे हैं। गोपाल दास पेशे से वकील हैं तथा उनका बेटा BSc पास है, पर उनके विचार थोड़े तकियानुसी हैं। मतलब वो ये बता रहे हैं राम गोपाल जी की परिवार पढ़ा लिखा है, परंतु वो ये नहीं चाहते कि उनके घर में पढ़ी लिखी बहू आए, तो थोड़ा सा तकियानुसी हैं। वे लड़की ऐसी चाहते हैं जो अधिक पढ़ी लिखी ना हो, और लड़का तो बाप से भी बढ़कर है। वह पढ़ता तो लखनऊ के मेडिकल कॉलेज में है, पर शादी के मामले में पढ़ी लिखी लड़की उसे पसंद नहीं है। रामस्वरूप अपनी पत्नी से कहते हैं कि अब किसी भी तरह से उसे तैयार करो, क्योंकि लड़के वाले कभी भी आ सकते नहीं। ये बात आपस में पति पत्नी के बीच में हो रही है। अब जो रामस्वरूप है उनकी व्यवस्था क्या है। रामस्वरूप जानते हैं कि उमा को पढ़ाकर उन्होंने कोई भी गलती नहीं करी है, ये जानते हैं, क्योंकि ये एक आज के समाज की आवश्यकता है। फिर भी लड़के वालों के सामने अपनी बेटी को BA तक पढ़े होने की बात को छुपा लेते हैं और नहीं बताना चाहते। लड़के वालों का मानना है कि लड़की को अधिक पढ़ा लिखा नहीं होना चाहिए, क्योंकि बाद में तो उसे घर गृहस्थी ही संभालनी होती है। यानी जो लड़के वाले आ रहे हैं उनका ये मानना है कि लड़की ज़्यादा पढ़ी लिखी ना हो, और आखिर में तो उसे घर ही संभालना है, तो उसको ज़्यादा पढ़ना लिखना ठीक नहीं। इस प्रकार रामस्वरूप व्यवस्था के कारण अपनी बेटी के पढ़े लिखे होने की बात को लड़के वालों से छिपा ले जाते हैं। अब लड़के वाले आ जाते हैं और उनका स्वागत सत्कार शुरू हो जाता है। नौकर बताता है, दौड़ के आता है और कहता, अतिथि आ गए हैं। वे जल्दी से हारमोनियम ठीक जगह पर रख देते हैं और नौकर को मक्खन लेने के लिए बाज़ार भेज देते हैं। रामस्वरूप ने लड़के वालों का बढ़ चढ़ कर स्वागत किया। फिर बातों का सिलसिला शुरू हो जाता है। इसी बीच नाश्ता परोसा जाता है। गोपाल प्रसाद अपने ज़माने की पढ़ाई की बात भी करते हैं कि उस ज़माने में मैट्रिक पढ़ा हुआ जो अंग्रेजी लिखता था उसकी तुलना आज का MA डिग्री लेने वाला भी नहीं कर सकता। तो आपस में वो दोनों लोग अपनी अपनी बात करने लगते हैं। अब लड़के के जो विचार होते हैं, जो दकियानुसी विचार लड़के के हैं, लड़का क्या सोचता है। अब गोपाल प्रसाद लड़की के बारे में बात करते हैं कि लड़की का सुंदर होना आवश्यक है। जो लड़के वाले हैं गोपाल प्रसाद जी, वो लड़की के विषय में बात करने लगते हैं कि लड़की को सुंदर होना चाहिए। फिर रामस्वरूप से पूछते हैं कि उनकी लड़की अधिक पढ़ी लिखी तो नहीं है, क्योंकि उन्हें अधिक पढ़ी लिखी लड़की नहीं चाहिए, बस मैट्रिक पास ही होनी चाहिए। वे लड़कों की पढ़ाई की तो वकालत करते हैं, पर लड़कियों की नहीं। वे तर्क देते हुए कहते हैं, मोर के पंख होते हैं, मोरनी के नहीं। शेर के बाल होते हैं, शेरनी के नहीं। अब वो बार बार ऐसे तर्क देते हैं कि मोर के पंख होते हैं, मोर ही नाचता है, और मोरनी नहीं है, मोरनी के पंख बड़े पंख नहीं होते हैं। जो शेर होता है वो झबरे वाला होता है, वो बाल वाला होता है, परंतु शेरनी के बाल नहीं होते हैं। उनके अनुसार पढ़ने लिखने का काम तो पुरुषों का होता है, स्त्रियों को तो घर गृहस्थी चलानी होती है, अतः उनको अधिक पढ़ाई की कोई आवश्यकता नहीं होती है। उनके पढ़े लिखे बेटे की तो यही धारणा है। रामस्वरूप भी गोपाल प्रसाद की बात का हामी समर्थन करते हैं और उच्च शिक्षा सिर्फ पुरुषों को ही प्राप्त करनी चाहिए, ऐसी हामी भी भरते हैं। अब दूसरा सीन आ जाता है और उमा कमरे में प्रवेश करती है। नाश्ता समाप्त होने के पश्चात रामस्वरूप पान मंगवाते हैं। उनकी बेटी पान की तस्तरी को लेकर आती है। उसने सादे कपड़े पहने थे तथा गर्दन उसकी झुकी हुई थी, जो एक शालीनता का परिचायक थी, और आंखों पर चश्मा था। गोपाल प्रसाद और उनका बेटा उमा का चश्मा देखकर चौंक जाते हैं। रामस्वरूप बहाना बनाते हैं कि पिछले महीने इसकी आंखों में थोड़ी सी दिक्कत हो गई थी, समस्या हो गई थी, सो कुछ दिन के लिए चश्मा लगाना पड़ा। अब लड़के वाले जो हैं वो उमा से प्रश्नोत्तर करना शुरू करते हैं, आपस में बातचीत शुरू होती है। गोपाल प्रसाद के उमा के लिए प्रश्न पर प्रश्न शुरू हो जाते हैं। गाना बजाना आता है,
या नहीं, खाना बनाना जानती हो या नहीं, पेंटिंग और सिलाई जानती हो या नहीं। उमा मीरा का प्रसिद्ध भजन भी मेरे गिरधर गोपाल दूसरों न कोई गाने लगती है। जब वो कहते गाना आता है तो गाना भी सुना देती है। फिर गाते गाते उसकी नज़र शंकर से मिल जाती है और वह गाते गाते रुक जाती है। अब गोपाल प्रसाद फिर पूछते हैं कि कुछ इनाम भी जीते हैं क्या? वह चुप रहती है। मतलब वो पूछते हैं कि गाने में इतना गा लेती हो तो कुछ इनाम वगैरह भी मिले हैं? तो वो कुछ नहीं बोलती। अब उमा का नंबर आता है लड़के वालों को जवाब देने का। रामस्वरूप कहते हैं कि बेटी जवाब दो, तो वह एकदम से गुस्से से भड़क उठती है। क्या जवाब दूँ बाबूजी? जब मेज़ कुर्सी बिकती है तब दुकानदार मेज़ कुर्सी से नहीं पूछता, सिर्फ खरीदार को दिखा देता है। पसंद आ गई तो अच्छा, वरना नहीं पसंद आई तो कोई बात नहीं। अब वो यहाँ पे ये कहना चाह रही है उमा कि मुझे तो मतलब इस तरह से बनाया गया था कि बस मैं कुछ बोलूँ ना, मेरी कोई मर्जी ही नहीं जब रही, तो मुझे जहाँ जाना है वही पूछ रहा है। बस अगर ले जाना होगा तो ले जाएगा, नहीं ले जाना होगा तो वो उसका उदाहरण मेज़ कुर्सी से देती है। फिर आगे कहती है, इन महाशय से पूछिए कि क्या लड़कियों का दिल नहीं होता? क्या उनको चोट नहीं लगती? तब गोपाल प्रसाद झल्ला उठते हैं। अब जब ये इतने सारे क्वेश्चन कर लेती है तो फिर वो एक झल्लाहट भरे प्रश्नों का बौछार कर देती है उमा और कहती है, पूछिए इनसे क्या ऐसा नहीं होता है? अब उमा ने शंकर की पोल खोलनी शुरू कर दी। उमा गोपाल प्रसाद से कहती है कि ज़रा अपने साहबजादे से पूछिए कि पिछली फरवरी में ये लड़कियों के हॉस्टल के इर्द गिर्द क्यों घूम रहे थे और वहाँ से कैसे भगाए गए। वह शंकर की करतूत के विषय में सबको बताती है कि शंकर कॉलेज में लड़कियों के हॉस्टल के आसपास घूमते हुए और लड़कियों से छेड़खानी करते हुए पकड़ा गया था। तब उसने नौकरानी के पैरों में गिरकर माफ़ी मांगी थी और भाग निकला था। उसकी वहाँ पिटाई भी हुई थी। उमा शंकर की चरित्रहीनता की धज्जियाँ उड़ा देती है। मतलब बहुत ही सारी बातें उनको बताती है, घर वालों को और गोपाल प्रसाद जी को। गोपाल प्रसाद उमा से पूछते हैं, क्या तुम पढ़ी लिखी हो? तब उमा जवाब देते हुए कहती है, जी हाँ, मैंने BA पास किया है, कोई चोरी नहीं की और ना ही आपकी पुत्र की तरह ताक झाँक कर कायरता दिखाई है। मुझे अपनी इज्जत और मान का ख्याल है। उमा के इस कथन के द्वारा गोपाल प्रसाद को पता चलता है कि वह कॉलेज में पढ़ी है। उमा ने जब लड़के की सारी काली करतूतें कह दी तब लड़के वालों का मुंह उतर गया। गोपाल प्रसाद बोले कि रामस्वरूप जी, आपने क्या हमें यहाँ हमारी बेइज्जती करने के लिए बुलाया है? अब जो गोपाल प्रसाद हैं वो रामस्वरूप की तरफ मुड़े और कहने लगे, ये आपने ऐसे क्यों हमको बुलाया है? क्या हमारी यहाँ बेइज्जती करवाने के लिए बुलाया है? शंकर की बैकबोन का स्पष्टीकरण। अब वो जो रीढ़ की हड्डी आई उसका स्पष्टीकरण करके वो कहती है उमा कि आपके बेटे की पूछिए, आपके बेटे की बैकबोन है भी, रीढ़ की हड्डी है कि नहीं है? तो गोपाल प्रसाद स्वयं को अपमानित किए जाने की बात कहते हैं और वहाँ से जाने की कोशिश करते हैं। तो उमा यह कहकर उन्हें और चिढ़ा देती है कि घर जाकर यह पता लगाइएगा कि आपके लाडले के रीढ़ की हड्डी भी है या नहीं। गोपाल प्रसाद और शंकर लौट जाते हैं। तभी रतन जो मक्खन लेने जाता है वो आता है और पर्दा गिर जाता है। यानी इस कहानी से हमें ये पता चला कि जो कैरेक्टर थे, एक तरफ थे रामस्वरूप जी जिनकी बेटी पढ़ी लिखी थी, फिर भी समाज की व्यवस्था के कारण उन्होंने अपनी बेटी की पढ़ाई को छुपाने, जबकि कोई वो गुनाह नहीं था, उस पढ़ाई को छुपाने का पूर्ण प्रयास किया, क्योंकि उन्हें किसी न किसी तरह से अपनी बेटी का विवाह करना था। एक तरफ थे राम गोपाल जी जिनका बेटा काफ़ी मक्कारियाँ करता हुआ पकड़ा गया और काफ़ी अपमानित व्यक्ति था, सही से खड़ा भी नहीं हो सकता था समाज में। उसकी हिमायत करते हुए वो दिखाए गए कि बेटा होने की वजह से वो कुछ भी करे, जो भी मन मर्जियाँ आए वो कर सकता है, परंतु उमा सही होते हुए भी
एक बेटी होने के नाते उसकी बंदिशें हैं। तो ये जो जगदीश चंद्र माथुर जी ने नाटक को लिखा तो इसका सीधा उद्देश्य आज के समाज को जागरूक करने की कोशिश थी। तो ये पाठ यहाँ समाप्त हुआ। धन्यवाद।